तो आज हम लोग देखेंगे बीएसटी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है? देखो, फर्स्ट चैप्टर से पहले मैं तुम्हें थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ कि पूरे बीएस में क्या है। फर्स्ट जो फर्स्ट चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस और सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है कि जस्ट मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट के क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या रेगुलेशंस है, कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए, वो सारी चीजें दी है फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में। उसके बाद जो है प्लानिंग से लेके अप्रोक्स कंट्रोलिंग तक। ठीक है। कोई भी अगर प्रोजेक्ट आए, ठीक है, कंपनी के पास कोई भी प्रोजेक्ट आए तो उस प्रोजेक्ट को कंपनी कैसे प्लान करती है, कैसे ऑर्गेनाइज करेगी, सारी उसकी प्रोसेस क्या होगी, वो सारा भी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। लेकिन वो सारी एक प्रोसेस दी कि कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आया उसको कैसे वर्क करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एट्थ चैप्टर है वो फाइनेंस से रिलेटेड है कि कंपनी पैसा कहाँ कहाँ से रेज कर सकता है, मनी कहाँ से रेज कर सकता है। नाइन्थ चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट से कि एक होता है स्मॉल मनी, उस मनी को मैनेज कैसे करना है, वो उसने 9 में दिया और एक 8 में दिया और 9 में दिया। फाइनेंशियल मार्केट जो इक्विटी डेट मार्केट होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, मनी मार्केट होता है, वो सारा आएगा तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट में। उसके बाद है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट है किसी भी बिजनेस के लिए, उसको कैसे मैनेज करना होता है। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा कि अगर आपके कंज्यूमर को आपने कुछ भी गुड सेल किया या उससे वापस रिटर्न ले रहे हो तो कौन कौन सी क्लेरिफिकेशन है, अगर आपने वो चीज़ें फॉलो नहीं की तो आपके लिए कंज्यूमर्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है, उसके अकॉर्डिंग आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। ठीक है। और लास्ट में है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस कोई भी हो रहा है, आपको सोशल ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बीएस में पढ़नी है। इजी है, कोई हार्ड नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस पे जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट का मतलब क्या, जो चीजें बिजनेस को मैनेज कर रही है या कोई ऐसी मैनेजमेंट या ऐसे कोई लोग हैं जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जो ओनर्स होते हैं वो हमेशा कम होते हैं। कोई कंपनी है कि स्मॉल बिजनेस तो एक ओनर होगा, दो ओनर होंगे, ज्यादा नहीं होते। एक कंपनी है तो उसमें क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो डायरेक्टर्स ऐसा नहीं है कि लाखों में डायरेक्टर्स हैं, सबसे ज्यादा होते हैं एम्प्लॉयज और सबसे कम होते हैं जो मैनेज कर रहे हैं मैनेजमेंट टीम। मैनेजमेंट टीम हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हो, डायरेक्टर्स बोल सकते हो, वो सारी चीजें होती है। ठीक है। अब वो मैनेजमेंट कैसे मैनेज करता है ये देखना। तो इसका फर्स्ट डेफिनेशन दिया है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब क्या, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या बोला है इसने? एक सिंपल मीनिंग बोला है। मैनेजमेंट इज द आर्ट, मतलब क्या है कि ये आर्ट है, कला है। किस चीज की? गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर, दूसरों से काम करवाने की। सबसे अच्छा बेस्ट मैनेजमेंट वही है कि आप अपने जो एम्प्लॉय रखे हैं आपने या आपके जो वर्कर्स रखे हैं उनसे कितना अच्छे से अच्छे यूज कर सकते हो, उनका किसा जो भी आपके रिसोर्सेज है उनका कैसे मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि उसका खून पीने लगे। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि उसके अकॉर्डिंग आप 8 आवर्स वर्क जो आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बिजनेस के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है। उसकी जो उसका लिमिट्स है उस लिमिट्स के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। ऐसा नहीं हो रहा है कि वो नॉर्मल कोई वर्कर है, बूढ़ा आदमी है और तुम उससे ज़्यादा काम करवाए जा रहे हो, तो वैसा नहीं चलता है। ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? एक आर्ट है। क्या, किस चीज़ का आर्ट है? दूसरों से काम कैसे लेना। मतलब आपकी मशीन भी आपके अकॉर्डिंग काम करनी चाहिए। मशीन की भी कोई कैपेसिटी होती है कि हाँ भाई, एक मशीन है ये 1 लाख का प्रोडक्ट, 1 लाख यूनिट्स का पूरे महीने में प्रोडक्शन करेगी, तो आपको 1 लाख यूनिट्स के प्रोडक्शन करने के लिए आपको पहले मार्केट में 1 लाख की डिमांड होनी चाहिए। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो मैनेज करते हैं वो कौन होती है? टीम मैनेजमेंट टीम होती है। ठीक है। अब देखो, इसने 3-4 डेफिनेशंस दी, तुम्हें कोई एक डेफिनेशन याद रखनी, सबसे अच्छी डेफिनेशन है। मैनेजमेंट का कहीं भी क्वेश्चन आए, पहला काम क्या होता है? मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखना। क्वेश्चन कुछ भी है, पहले ये देखो कि बोल क्या है, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ है, पहले उसका डेफिनेशन लिखो। यहाँ ये इसकी मैनेजमेंट की डेफिनेशन होती है कि दूसरों से काम करवाने की जो कला होती है, दूसरों से अच्छे से बेस्ट हम वर्क कैसे ले सकते हैं, वो होता है बेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद सेकंड है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है? हर हर पर्सन का भी एक नेचर होता है, वैसे ही मैनेजमेंट का भी कुछ नेचर होता है, कुछ लिमिट्स है मैनेजमेंट की, वो सारी चीजें बताई। तो फर्स्ट देखो, नेचर। नेचर में क्या है? पहला यूनिवर्सल यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब ये चीज हर जगह वर्क करती है। मतलब बिजनेस स्मॉल हो, लार्ज स्केल का बिजनेस हो, हर जगह मैनेजमेंट होगा। एक यूनिवर्सल प्रोसेस है कि हाँ मैनेजमेंट होगा, आपको दूसरों से काम करवाना है, आपको मशीन का यूज करना है, सारी चीजें करनी। तो एक यूनिवर्सल प्रोसेस। और दूसरी बात, पहली बात तो रटना नहीं है, जो समझा रहा हूँ ध्यान से सुनो, उसके बाद खुद से पढ़ोगे सारी चीज समझ आएगी। थ्योरी का लेक्चर है, ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, नींद आएगी। लेकिन कैसा, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, ज्यादा ध्यान नहीं दो, ज्यादा ध्यान देने से भी नींद आती है। थोड़ा ध्यान दो, जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो, खत्म हो जाएगा अभी। पहला क्या था? यूनिवर्सल प्रोसेस। यहाँ याद भी करवा दूंगा, बस ध्यान इधर रखना है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा।
यूनिवर्सल प्रोसेस है। सेकंड उसने क्या बोला, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट किसके अकॉर्डिंग, गोल का मतलब, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी का मतलब ये होता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो सीधी सी बात है, सबका एक ही गोल होता है कि हमें पैसा अर्न करना है। पैसा अर्न करना है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करने लग जाओ। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ध्यान रखने, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ध्यान रखना। तो अब तुम्हारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज करना। प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, पहले सर्वाइवल करता है बिजनेस, उसके बाद ग्रो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, तुम्हारे बिजनेस का गोल क्या है कि हाँ हमने इस साल 10 लाख की सेल की थी, हमने इस ईयर 10 लाख की सेल की, 10 लाख को अगले साल हमें 12 लाख पहुंचाना है, मतलब 20% का इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, गोल है। अब इस गोल को कैसे अचीव करोगे, तुम अच्छी से अच्छी मार्केटिंग करके, बेस्ट से बेस्ट सेलिंग, बेस्ट से बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करके, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है सब मिलजुल के काम करें, मतलब पूरी फर्म का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हाँ हम सबका एक ऑब्जेक्टिव है कि हम इस सेल को इंक्रीज करेंगे, तो सेल को 20% कैसे इंक्रीज करनी, हम उस साइड ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, ठीक है। फोर्थ है कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का तुम्हारा मतलब क्या, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस, कैसे कंटिन्यूस है, देखो पहले मैनेजमेंट कहाँ होगा, सेल्स में होगा, मार्केटिंग में होगा, परचेज में होगा, अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए होगा, मार्केटिंग में होगा, ये सारी चीज़ें जो होंगी ना। अब मैनेजमेंट का काम कैसा होता है कि एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ उसके बाद दूसरा स्टार्ट, उस दूसरे पे पूरी चीज़ें मैनेज करनी है। मैनेजमेंट आज एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है, कल वो सेल्स डिपार्टमेंट को भी मैनेज करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को भी मैनेज करेगा। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता ही रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन प्रोसेस। मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब क्या, मैनेजमेंट ह्यूमंस ही कर सकते, एलियंस नहीं कर सकते। कुछ होता है एलियन, तो एलियन नहीं कर सकते, कौन कर सकता है, मैनेजमेंट केवल ह्यूमन एलिमेंट से ह्यूमन ही मैनेज कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस का मतलब होता है मैनेजमेंट, तुम एक बड़ी टीम है, एक टीम है तुम्हारे पास, तुम एक खुद एक टीम में हो, तो तुम्हें क्या करना है, डिसीजन लेना है। डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है तुम्हारी। हर घर में एक पर्सन होता है जिसके पास डिसीजन पावर्स होती है, दो के पास हो सकती है, ज़्यादा के पास नहीं होती। जब सबके पास डिसीजन पावर आ जाती है तो काम बिगड़ जाता है। तो कुछ लोगों के पास डिसीजन पावर होती है, तो वही मैनेजमेंट एक बिजनेस का पार्ट है, छोटा सा मैनेजमेंट। जिस वो जो छोटा सा पार्ट है वो क्या करता है, बिजनेस को क्या करना चाहिए डिसीजन लेता है कि हाँ हमें 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों करना है ये डिसीजन, और कैसे करना है, ये सारा काम किसका है, मैनेजमेंट का है। उसके बाद साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। देखो यहाँ कॉमर्स में तो हम पढ़ रहे हैं, अब ये साइंस भी है, आर्ट भी है एंड प्रोफेशन भी है, कैसे है वो समझना। सबसे पहले साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है, सिंपल यहाँ दिया, साइंस इज ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। साइंस का मतलब क्या, जहाँ पर प्रिंसिपल होता है, एक थंब रूल होता है। साइंस में हर चीज़ का रूल होता है, तुमने न्यूटन के लॉ पढ़े होंगे, न्यूटन होगा, उसके एनर्जी के लॉस पढ़े होंगे, ठीक है। ये सारे जो लॉज है ये क्या होता है, ये किस में आता है, साइंस के पार्ट है। यहाँ एक लॉजिक होता है, एक कंसेप्ट होता है कि इसके ऊपर हम ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्या, साइंस में और क्या बोल सकते हैं, कोई थॉट्स हो सकते हैं, थंब रूल होते हैं, इसने एक वर्ड दिया होगा, फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, ये नहीं, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ध्यान रखो, ठीक है। तो साइंस में क्या होता है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होता है, थंब रूल होता है, वो हो गया साइंस का। दूसरा आर्ट। आर्ट का मतलब क्या, ऊपर ही देखा अभी, अपने पर्सनों को मैनेज कैसे करना है, वो एक क्या है, एक आर्ट है। और उसके बाद एक प्रोफेशन। आर्ट में और भी आ सकता है, जैसे स्किल्स जो होती है, स्किल एक्सपर्टीज, ये सारी कैसे होती है कि आर्ट होती है। सब पर्सन ने, सारे लोगों ने, सारे स्टूडेंट्स ने एक ही कोर्स पढ़ा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो 90 लेके आते हैं, कुछ 70 लेके आते हैं, कुछ 60 लेके आते हैं, कुछ 40 लेके, क्लास में सब बैठे हैं, लेकिन कोई कुछ ही होते हैं, हाँ 90 70 80 30 सब वाले, ठीक है। तो ये क्या है, एक आर्ट, एक स्किल है, एक एक्सपर्टीज। उसके बाद है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है कि एक टाइप का प्रोफेशन भी है, लोग मैनेजमेंट मैनेजमेंट के न्यू न्यू कोर्सेज भी आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें किसमें आएगी, प्रोफेशन में आ जाएगी। कि मैनेजमेंट में सारे लोग शामिल नहीं कर लेते, वो लोग कोई टीम में मिला नहीं लेते, अलग अलग प्रोफेशन से होते हैं कि हाँ ये सीए है, ये सीए से, या फिर ये सीए में है, इन सबको, कोई एमबीए वाला है, कोई एक्चुअरियल से, ये सारे लोग होते हैं प्रोफेशन उसमें, उस मैनेजमेंट की टीम में। तो देखो 7 पॉइंट्स थे, कौन कौन सा था, पहला यूनिवर्सल प्रोसेस, हर जगह चलता है, हर जगह, हर हर पर्सन, हर टीम, हर बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस हो, स्मॉल स्केल हो, मीडियम स्केल हो, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए, मतलब क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस। सेकंड, ग्रो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, मतलब एक गोल होगा, हमें अचीव किसको करना है। थर्ड होता है ग्रुप एक्टिविटी, सब मिलके उसको अचीव करेंगे। फोर्थ होता है कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब कंटिन्यूटी के बेसिस पे चलता रहेगा, कोई उसका लिमिटेड सोर्स यहाँ पर रुक नहीं जाएगा, एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ दूसरे प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा। उसके बाद फिफ्थ है ह्यूमन प्रोसेस, मतलब ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं, एलियंस अलाउ नहीं है।
उसके बाद डिसीजन प्रोसेस का मतलब क्या, मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है उसके पास कि हाँ हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, न्यू एक्सपांशन करना है, बिजनेस में और इन्वेस्ट करना है, बिजनेस से और कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने हैं, हमें किसी और कंट्री में जाना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना, वो सारी चीजें किसमें है कि डिसीजन मेकिंग पावर्स में। उसके बाद साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। साइंस कैसे होगा, सीधा सा एक चीज याद रखना, रूल्स एंड प्रिंसिपल। जहाँ रूल्स प्रिंसिपल्स थंब रूल आ जाए वहाँ क्या है, साइंस है। जहाँ स्किल और एक्सपर्टीज आ जाए वहाँ क्या, आर्ट है। और उसके बाद प्रोफेशन तो है ही है, ठीक है। तो ये 7 के 7 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब उसके बाद केवल पॉइंट्स के नाम याद रखो, अंदर की चीजें अपने आप समझ जाएगी, रिकॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखो अभी चीज याद होना हो, तुम 1 से 2 बार पढ़ोगे, रीड करना है, रटना नहीं है। रटने जाओगे चीजें खत्म हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन अप डाउन आ जाता है तुम्हारी को याद नहीं रहता। बेटर ये होगा कि उस चीज़ को एक बार समझो, ध्यान से सुनो, उसके बाद इससे 1-2 लाइन, 2-3 लाइन पढ़ने का ट्राई करो, आ जाएगी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है? इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो ऊपर हमने नेचर्स देखी, इससे रिलेटेड ही थोड़े इम्पोर्टेंस होंगे। उस चीज़ की जो उस चीज़ का नेचर है, किसी भी पर्सन का कोई नेचर होता है, उसी से उसकी इम्पोर्टेंस भी निकलती है कि वो पर्सन कहाँ यूज़ के लायक है। वही ना, उसका नेचर कहाँ यूज़ के लायक है, वही उसकी इम्पोर्टेंस है, वही उसका वेटेज है। अब देखो मैं इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, किसमें है, बिजनेस में। अब बिजनेस में फर्स्ट नेसेसरी इन एवरी फील्ड, तो अभी वही यूनिवर्सल प्रोसेस वाला आ गया, हर जगह चाहिए वो पर्सन। मैनेजमेंट तो हर जगह चाहिए, ठीक है, स्मॉल से लेके लार्ज स्केल तक। अब इसने एग्जांपल में भी किया दिया, रिलीजियन में चाहिए, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हर जगह मैनेजमेंट होता है। एक एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, उसके बाद पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है, डिफेंस है। डिफेंस में भी होता है कि हाँ भाई बड़ा सबसे मेजर कौन है, फिर उसके बाद उसके स्मॉल कौन, फिर उससे छोटा कौन, फिर उससे छोटा कौन, तो एक पूरी लिंक होती है, एक पूरी हायरार्की होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो अब ये भी ऊपर बताया था कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, कौन सा हमने डेफिनेशन में देखा था, ठीक है। डेफिनेशन में तुमने बताया, डेफिनेशन क्या थी, वापस से याद करो क्या था, मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स। हमने क्या करना है, दूसरों से काम लेने की कला है, वो क्या है, मैनेजमेंट। तो वही इसका पॉइंट है। ये क्या बोल रहा है, हर पर्सन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है। मैंने क्या बोला, खून नहीं चूसने लग जाना सामने वाले, यूटिलाइजेशन करना है, बस उतने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या, गोल ओरिएंटेड, आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, अकम्पलिशमेंट वही हो गया कि अपने गोल को कंप्लीट करना। ज़्यादा हार्ड नहीं सीखना। अकम्पलिश का मतलब होता है कंप्लीट करने अपने ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या, गोल। आपका गोल क्या, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ें एक ही वर्ड। उसके बाद फोर्थ है यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की सक्सेस के लिए जरूरी है। देखो बिजनेस की सक्सेस के लिए कैसे जरूरी है, अगर तुम्हें घर से निकलते हुए पता हो कि हमें कहाँ जाना है, तो ऑब्वियसली तुम गाड़ी लेके या पैदल वहीं जाओ। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं तुम रखने जा रहे हो, तो कहीं भी चले जाओगे, ठीक है। एक लिमिट में जाओगे लेकिन कहीं भी चले जाओगे। तो सक्सेस के लिए क्या, हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, क्लियर। तो उसमें क्या बोला, यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की सक्सेस के लिए मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी। तो क्या है, यूजफुल है वो मैनेजमेंट। उसके बाद इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करता है कैसे, कोई भी एक बिजनेस है, सपोज एक 1000 करोड़ का बिजनेस है, 1000 करोड़ का एक बिजनेस है, नाम नहीं लूंगा मैं कंपनी का। दो कंपनीज है, एक था, दोनों सपोज एक था, दोनों 1000 करोड़ की है, 1000 करोड़ की, इंडिया में ही कंपनीज, ठीक है। अब ये दोनों कंपनीज इंडिया में ही है। होता कैसा है, एक 1000 करोड़ की कंपनी है जिसमें 2 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं, एक 1000 करोड़ की कंपनी है जिसमें 3 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं। मतलब क्या, ये दोनों में सैलरी बराबर ही है, सैलरी में डिफरेंस नहीं, सेम सेक्टर की कंपनीज है, लेकिन एक डिफरेंस है क्या, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग किसका है, जहाँ 3 लाख एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वहाँ का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ईजी नहीं है, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 लाख वाली का भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ का भी वीक नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है, इस मैनेजमेंट ने, 3 लाख वाले ने अपने बिजनेस में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके रखी, लोगों को काम दे के रखा है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज इन प्रॉफिट का मतलब क्या, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली। उसने क्या करा, पहले सर्वाइवल तो कर लिया, सर्वाइवल के बाद क्या, प्रॉफिट टर्न करेगा, फिर अपने बिजनेस को ग्रो करेगा, तो प्रॉफिट भी अच्छा, प्रॉफिट भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। 20% का टारगेट रखा था, वो 22-25% अचीव करने लग जाएगा, 30% अचीव कर लेगा सेल्स करना, ठीक है। कैसे, जब बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा तब करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट मतलब क्या, सोसाइटी को बेनिफिट होगा, सोसाइटी इन लार्ज को बेनिफिट होगा, सोसाइटी उसकी तारीफ करेंगे। तुम एक बात याद रखो, हमेशा इंडिया में कोई नाम हो ना हो, लेकिन टाटा का नाम हमेशा फेमस रहा है। क्यों, क्योंकि उसका सोशल ऑब्जेक्टिव रहा है। उसको आज बिजनेस में हर हर पर्सन, मैक्सिमम लोग जानते हैं। उस कंपनी का एक नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि हाँ इंटीग्रिटी की कंपनी है, एक कंपनी है, एक ब्रांड है, एक नाम से चलती है जो चीज़, वो है टाटा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके सोशल बेनिफिट्स है, उसको सोसाइटी ने बहुत, उसने सोसाइटी को वापस बहुत सारा दिया है, जितना उसने लिया नहीं उससे डबल ट्रिपल वो कुछ बहुत मल्टीपल्स में दे चुका है, ठीक है। तो वो कैसा होता है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। तो आपकी कंपनी कितनी अच्छी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। किस पे? आपके भी ऊपर नहीं, आपके भी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एट्थ, नेशनल मोटिव। अब नेशनल मोटिव का मतलब क्या? एक कंपनी का कुछ मोटिव होता है, एक उस कंपनी का क्या इंडस्ट्री का मोटिव होता है, उस इंडस्ट्री से निकल के क्या आपके पूरे नेशन का मोटिव होता है, ठीक है, कि हमारा नेशन कहाँ जाना चाहता है। वो सारी चीज़ें किसमें आएगी, वो भी किस पर डिपेंड करेगी, मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो वापस से रिकॉल करते हैं, जो ऊपर नेचर था, नेचर से रिलेटेड ही नीचे फर्स्ट क्या था, नेसेसरी इन एवरी फील्ड, हर जगह चाहिए, मतलब एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। सेकंड क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, हमें अच्छे से वर्क लेना है उनसे। गेटिंग डेफिनेशन में क्या था, आर्ट गेटिंग डन थ्रू अदर्स, हमें दूसरों से काम अच्छे लेने हैं। फिर उसके बाद थर्ड अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होगी तो हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी गोल है वो सारे अचीव हो जाएंगे, जो हमारी डेस्टिनेशन है हम वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद फोर्थ, यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, मतलब क्या बिजनेस की सक्सेस के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करता है। कौन सा? जो मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा वो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज कर सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रॉफिट, अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो वो क्या करेगा, जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट करेगा, सर्वाइवल तो करेगा करेगा, उसके साथ प्रॉफिट अर्न करेगा और फिर उस कंपनी को एक्सपांड करेगा। उसके बाद सेवंथ है सोशल बेनिफिट, सोसाइटी से, सोसाइटी सोशल बेनिफिट्स भी है कि आपको सोसाइटी भी गिविंग बैक करेगी, आप पर ट्रस्ट करेगी, आप कोई न्यू प्रोडक्ट लेके आओगे तो उसको जल्दी से जल्दी परचेज करेगी कि हाँ ये कंपनी लेके आई, ये ट्रस्ट वर्दी कंपनी है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट वर्दी। उसके बाद है नेशनल मोटिव, पूरे आपके नेशन का मोटिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैनेजमेंट होगा तो वो नेशन के मोटिव के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाएगा, अपने सोसाइटी को वापस गिविंग बैक करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो वापस से ऊपर से वापस से पढ़ा रहा हूँ। नेचर का मतलब, नेचर में क्या था, फर्स्ट नेचर का मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस हर जगह एप्लीकेबल होता है। सेकंड गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है। थर्ड ग्रुप एक्टिविटी, सब ग्रुप में वर्क करेंगे। फोर्थ कंटिन्यूस प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। फिफ्थ ह्यूमन प्रोसेस, ह्यूमन एलिमेंट्स होंगे, एलियंस अलाउ नहीं है। उसके बाद सिक्स है डिसीजन प्रोसेस, डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है मैनेजमेंट के पास। सेवंथ है साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन, साइंस मतलब रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होंगे, आर्ट मतलब स्किल एंड एक्सपर्टीज होगी, प्रोफेशन मतलब एक प्रोफेशन तो है ही, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस में क्या क्या पढ़ा था, फर्स्ट नेसेसरी इन एवरी फील्ड, हर जगह नेसेसरी है। सेकंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज का आप अच्छे से यूज करते हो। थर्ड अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हो, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज होती है। उसके बाद है यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सक्सेस के लिए जरूरी है। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो। उसके बाद इंक्रीज इन प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सोशल बेनिफिट, सोसाइटीज को आप वापस गिविंग बैक करोगे। और लास्ट है नेशन मोटिव, आपका मोटिव और आपके नेशन का मोटिव, आपकी इंडस्ट्री का मोटिव मैच करेगा उससे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैनेजमेंट इज अ साइंस आर्ट एंड अ प्रोफेशन। मतलब क्या, साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन, जो अभी मैंने बताया था वही इसने डिटेल में दिया। क्या क्या है वो देखो। फर्स्ट इसने दिया साइंस, साइंस का मतलब क्या, सिस्टमेटिक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब क्या, एक सिस्टमेटिक, एक सिस्टम बना हुआ है, एक रूल्स बने हुए, प्रिंसिपल्स बने हुए, उसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वो साइंस में आएगा। अब उसके बाद क्या, हाँ ये वाला वर्ड है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या, कारण क्या है और उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट क्या है, वो एक रिलेशनशिप होता है साइंस में। तो ये हमेशा याद रखो, जब भी साइंस की बात है तो पहला काम क्या, रूल्स एंड प्रिंसिपल, थंब रूल, और तीसरा क्या बात लिखोगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये तीन कुछ कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स हमेशा याद रखना है तुम्हें। कोई भी डेफिनेशन किधर भी कुछ भी लिखो, हर डेफिनेशन में, हर चीज में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो यहाँ का कीवर्ड्स क्या है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। सेकंड क्या था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है ठीक है। और तीसरा क्या, थंब रूल्स, जो रूल्स एंड प्रिंसिपल में आ गया, फिर भी थंब रूल अलग से लिख सकते हो, ठीक है। ये तीनों चीजें किसमें आएगी, साइंस में। उसके बाद इसने क्या लिखा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, सेम चीज को रिपीट किया है। तो बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए, एनालिसिस होने चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, ये सारी चीजें साइंस में आती है। उसके बाद है ये एक और चीज, दस मैनेजमेंट इज अ साइंस अकॉर्डिंग टू, साइंस टीच वन टू नो, साइंस टीचेस वन टू नो, मतलब क्या जानना है वो चीज कौन बताता है, साइंस, ठीक है, वन टू नो। उसके बाद मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज आर्ट में क्या, ये आ गया स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, मैं बताया था तुम्हें, स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वो किस में आएगा, आर्ट में आएगा। अब उसमें एक चीज और कौन सी है, उसमें भी एक कोट है ये वाला, आर्ट टीचेस वन टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, ये कौन बताएगा, आर्ट्स बताएगा, ठीक है। तो ये वाली दोनों चीजें हमेशा लिखनी है तुम्हें। उसके बाद देखो ये लिखा है पर्सनल स्किल, इनसाइट, क्लेवरनेस, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये सारी चीजें इसमें आएगी, आर्ट में आएगी। तो तुम्हें ये तुम जब ये चीजें लिखोगे, तुम कुछ भी अपने हिसाब से लिख रहे हो, लेकिन उस
उन पॉइंट्स में तुम्हारे को दो से तीन चीज़ें कीवर्ड्स हमेशा होने चाहिए। थ्योरी में हमेशा याद रखना है कीवर्ड्स होने चाहिए। तो कीवर्ड्स पहला क्या था इसमें? स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। सेकंड क्या है? पर्सनल स्किल। उसके बाद क्या आएगा? इनसाइट, क्लेवरनेस। क्लेवरनेस तो बहुत है तुम लोग में। उसके बाद एक और क्या है? आर्ट टीचर्स वन टू डू। यहाँ पर क्या हो रहा है? साइंस टीचर्स वन टू नो। बस तुम्हें जानना है वो साइंस में है, करना क्या है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आर्ट्स में है। उसके बाद है प्रोफेशन। इसने एक चीज़ और लिखी, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट इज नाइदर अ प्योर साइंस लाइक फिजिक्स साइंस नॉर अ प्योर आर्ट लाइक स्कल्पचर। मतलब इसका तो कुछ वो रेलेवेंस नहीं। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन कैसे? फर्स्ट तो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रोफेशन का प्रोफेशन, कोई भी चीज़ प्रोफेशन बनने के लिए क्या तुम्हें स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, पहली बात तो। सेकंड क्या है? जैसे अभी स्पेशल नॉलेज कैसे दिया इसने? बीबीए, बैचलर, एमबीबीएस, एमडी, एमएस डिग्री इन प्रोफेशनल ऑफ डिग्री। हर चीज़ में प्रोफेशन। लॉयर बनने के लिए तुम्हें एलएलबी करनी होती है, सीए बनने के लिए तुम्हें सीए करना होता है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स करने के लिए एमबीबीएस, एमडी, एमएस ये करनी होती है। और मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स करना है मतलब तुम्हें एमबीए और बीबीए करनी होती है। फुल फॉर्म दिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नाउ सेकंड, इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। मतलब क्या? जैसे दूसरे प्रोफेशंस में होता है वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है। क्या? नॉलेज एंड रिसर्च। अलग अलग रिसर्च करनी होती है, अलग अलग चीज़ें करनी होती है, और उसके हिसाब से मैनेजमेंट काम करेगा तुम्हारा। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन। है इसका भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए, या है इसका भी प्रोफेशनल, जैसे दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इम्पार्ट्स मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। अब इंडिया में आईआईएम है जो बहुत बड़ा मैनेजमेंट का टीम है, या बहुत बड़े लेवल पे मैनेजमेंट के लोग बना वो पढ़ाई करवाता है, ठीक है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट हर चीज़ में, जितनी भी ऊपर डिग्रियाँ देखी थी इनके भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या? कुछ एक एथिक्स होते हैं। हर बुक में, हर कोर्सेज का कुछ एथिक्स होता है कि आपको ये चीज़ कैसे करनी है, ठीक है। संस्कार जिसको बोलते हैं। उसके बाद मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपका मॉरली रेस्पॉन्सिबल भी होता है। डॉक्टर डॉक्टर को लोग भगवान बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल है कि नहीं है वो तो मैं नहीं सोचा, लेकिन डॉक्टर को लोग भगवान बोलते हैं। तो ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। उसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन है, ये मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तुम्हें क्या? मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस एंड आर्ट, ये अच्छे से याद रखना है। उसके ऊपर जो अपन ने नेचर एंड इंपॉर्टेंस पढ़े थे वो भी ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या लेवल? तो देखो 3 लेवल दिए, टॉप लेवल का मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट। इसका नीचे डिफरेंस दिया होगा वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक थोड़ा सा समझा रहा हूँ। फर्स्ट देखो, कभी भी आ जाए तो ऐसा ड्रॉ करके आने का। डायग्राम ड्रॉ करने के नंबर होते हैं, टेंशन नहीं लेने का, डायग्राम ड्रॉ कर देने का। ये इसने ट्रायंगल बना के किया है, तुम्हें ऐसे ऐसे करके कुछ समझ आता है तो तुम ऐसे भी बना सकते हो। तुम्हें जैसा डायग्राम समझ आता है वैसा तुम बना दो। एक इंसान बना दो, दोनों हाथों में उसके टॉप लेवल और बॉटम लेवल पकड़ा दो, मिडिल और लो लेवल पकड़ा दो, ऊपर टॉप लेवल लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करके आना है। तो फर्स्ट क्या? टॉप लेवल में। टॉप लेवल का मतलब क्या? मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो ओनर होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जो सीए सीएस होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ये सिर्फ किस में आते हैं? टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज तुम्हारा लॉ का ही फॉर्म है, सीए ही फॉर्म है, तो उसमें क्या होगा? जो सीनियर मोस्ट होगा वो उसमें होगा, या जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है, जिस उस लेवल के लिए या उस जॉब के लिए या उस चेयर के लिए जो चीज़ें नीड है वो तुम में है, तो तुम टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाओगे। उसके बाद सेकंड है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल पे क्या होता है? हर डिपार्टमेंट का हेड, जैसे क्या? सेल, परचेस, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन सब के जो हेड होते हैं वो सब किस में आएंगे? मिडिल लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। और थर्ड होता है बॉटम लेवल। बॉटम लेवल पे क्या? एम्प्लॉयज आ जाएंगे, जो सुपरवाइजर, जॉबर्स या फॉरमैन, ये सारी चीज़ें, ये लोग किस में आ गए? बॉटम लेवल पे आ गए, ठीक है। तो 3 लेवल। फर्स्ट कौन सा था? टॉप लेवल। टॉप लेवल बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। मिडिल लेवल थोड़े उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बॉटम लेवल के लोग होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिस्क किसका होता है? टॉप लेवल का। जो डिसीजन ले रहा है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसका सबसे ज़्यादा रिस्क है। मैं तुम्हें यहाँ केस स्टडी सुनाता हूँ। एक कोई टूथपेस्ट कंपनी है, उसका केस स्टडी। टूथपेस्ट कंपनी का कैसा था कि उसके पास एक पर्सन आया, उसने बोला, वो मैनेजमेंट से बोला डायरेक्ट, उसकी सेल ग्रो नहीं हो रही थी, तो एक पर्सन ने बोला कि मैं आपकी सेल्स डबल कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे 10 मिलियन देने पड़े, ठीक है। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, तुम 10 मिलियन पकड़ के चलो, 10 मिलियन देना। तो उसने सोचा कि ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको 2x पैसा दूंगा। अब 2x मनी देगा और हमें 10 मिलियन देना, इसका मतलब वो 20 मिलियन देगा। तो आइडिया क्या था? तो उसने बोला कि पहले पैसा दो, मैं तुम्हें आइडिया बताता हूँ, ठीक है। आइडिया बताता हूँ। उन्होंने क्या बताया? टूथपेस्ट का जो एक वो जो होल होता है, उसको हल्का सा, मतलब 0.23 mm से इंक्रीज करो। मतलब बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। सेंटीमीटर से भी जो कम होता है, 1 सेंटीमीटर में 25 mm होता है। तो उसने बोला कि उसको तुम
2-3 mm से इंक्रीज करो। उन्होंने 2-3 mm से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। उन्होंने 2-3 बोला तो उन्होंने शायद से 4 mm समथिंग से कुछ इंक्रीज किया। उनकी जो सेल्स थी अगले ही कुछ क्वार्टर, एक ही क्वार्टर में उनकी सेल उस पिछले वाले क्वार्टर से जस्ट डबल से भी ज़्यादा 2.5 मल्टीपल में हो गई। तो वो चीज़ें क्यों हो गई? वो क्या था? वो एक छोटा-सा आइडिया था। क्या आपकी जो टूथपेस्ट का होल है उसको थोड़ा-सा इंक्रीज करना था, ठीक है। लोग उतने ही प्रेशर से उस पेस्ट को निकालते हैं, ठीक है। उतने ही प्रेशर से तुम भी टूथपेस्ट करते हो तो उतने ही प्रेशर से एक बार जो रोज़ आदत है कि इतना निकलना, वो तुम्हें नहीं पता होता कितना निकलना है। तुम उस प्रेशर से प्रेस करते हो, वो चीज़ बाहर आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है? होंगे कुछ समझदार लोग जो कूल फ्लेक्स करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। पेस्ट का वो था, केस स्टडी था। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है? मैनेजमेंट को कुछ भी आइडिया, तो अब ये जो अब इसमें बताने वाली कौन सी चीज़ थी? रिस्क वाली, कि मैनेजमेंट ये रिस्क ले सकता है कि हम 10 मिलियन उस सामने वाले को पे कर रहे हैं। लेकिन ये कोई एम्प्लॉयी लेवल पे होगा तो एम्प्लॉयी नहीं ले सकता कि हाँ चल मुझे मैं 10 मिलियन नहीं हुआ तो पे कर दूंगा या मैं 20 मिलियन पे कर, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये रिस्क किसने लिया? मैनेजमेंट। अगर फेल हो जाता तो क्या? वो 20 मिलियन देता नहीं देता सारी चीज़ें बाद में, लेकिन फेल हो जाती तो इतना बड़ा रिस्क किसने लिया? मैनेजमेंट के टॉप लेवल्स ने लिया। तो मेन रिस्क किसका होता है? टॉप लेवल का होता है। उससे कम रिस्की किसका होता है? मिडिल लेवल, और बॉटम वालों का तो कोई रिस्क नहीं होता, ठीक है। नाउ टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होते हैं, इसके फंक्शंस दिए इन्होंने, क्या क्या फंक्शंस है। फर्स्ट, टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव। देखो इन सब के फंक्शंस यानी टॉप, मिडिल और बॉटम लेवल के पढ़ने से अच्छा है कि हम इसके डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस में सारी चीज़ें कवर हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये डिफरेंस आता है। तुम्हारी कौन सी मिड टर्म की एग्जाम हो, प्री बोर्ड्स हो, बोर्ड्स हो, ये वाला अगर तुमने ये वाला डिफरेंस पढ़ लिया तो ये डिफरेंस मैक्सिमम जगह आता है। अगर तुम्हें नॉर्मल, देखो डिफरेंस में 3 क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला तो जो डिफरेंस है वो, दूसरा दोनों के अपने अपने, मतलब टॉप लेवल भी आ जाएगा तुम्हें। अगर केवल टॉप लेवल का फंक्शन या मैंने पूछे तो तुम केवल टॉप लेवल लिख के आ जाना, मिडिल पूछे तो मिडिल लिख के आ जाना, बॉटम पूछे तो बॉटम करके आ जाना, या फिर किसी 2 का डिफरेंस पूछे वो लिख देना, तीनों का डिफरेंस पूछे तो वो भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। अब देखो उसमें मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हेडिंग्स लिखनी इंपॉर्टेंट है, जिसको जितना याद रहता है उतना लिखना। हेडिंग्स याद रहती तो अच्छी बात, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट, अगर हेडिंग याद नहीं रहती तो कॉलम मत बनाना, वहाँ पर 4 कॉलम ही बनाना। अगर हेडिंग्स याद रहती है तो 5 बनाना। तो फर्स्ट देखो हेडिंग्स में फर्स्ट क्या लिखा, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट किसका होता है? टॉप का होता है। मिडिल का बिल्कुल कम, बॉटम का बिल्कुल कोई मैनेजमेंट में पार्ट नहीं होता है। उसके बाद उसने बोला एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या? पेपर वर्क। सारी ये वर्किंग किसकी होती है? बॉटम की ज़्यादा होती, मिडिल की थोड़ी कम, और टॉप वालों की तो बिल्कुल कम होती है। टॉप वाले बैठ के हम पेपर वर्क नहीं करते, पेपर वर्क होता है नीचे का एम्प्लॉय या मिडिल वाले करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब इसमें कौन कौन से इंक्लूड्स होते हैं? तो फर्स्ट इसने दिया है जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी इंक्लूड होता है, एमडी होगा, जनरल मैनेजर्स होगा, ठीक है। ये कौन होंगे? टॉप लेवल में। मिडिल लेवल में कौन होंगे? डिपार्टमेंटल के जो हेड ऑफिसर्स हैं वो सारे, और बॉटम लेवल पे सुपरवाइजर, जॉबर्स, फोरमैन, ये सारे। सुपरमैन नहीं, सुपरवाइजर। उसके बाद है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो ऑनर है, ऑनर रेस्पॉन्सिबल होता है, अथॉरिटी भी उसी की ज्यादा होगी। उसके बाद मिडिल लेवल की थोड़ी कम, बॉटम लेवल की तो बिल्कुल भी कम। उसके बाद है नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स सबसे कम, मैंने स्टार्टिंग में बताया ऑनर एक होता है, एम्प्लॉय 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, लेकिन ऑनर कम होते हैं। तो टॉप लेवल हमेशा कम होते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स में, मिडिल लेवल थोड़े उनसे ज़्यादा, और बॉटम लेवल सबसे ज़्यादा। फिर फिफ्थ दिया है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी होती है कॉम्पिटेंसी, आपकी क्या ताकत है। तो वो फर्स्ट टॉप लेवल में सबसे ज़्यादा आप ऑलराउंडर होने चाहिए, जो ऑलराउंडर होता है वही। उसके बाद सेकंड है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में थोड़ा बहुत कि हाँ आप जिस पोजीशन पे हो उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपकी, और थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। और बॉटम लेवल मतलब जिस पोजीशन पे बैठा है आप इंजीनियर हो तो उतना ही वर्क करो जितना आता है, ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ऑलराउंडर होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें दिया रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज वंस ओन डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट। आपका डिपार्टमेंट जितना ही आपका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। पॉलिसीज कौन बनाएगा, फॉर्मुलेट कौन करेगा, कौन बनाएगा, कौन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाएगा, ये सारी चीज़ें कौन बनेगा? टॉप लेवल ही रूल्स एंड प्रिंसिपल बनाएगा। बॉटम मिडिल वाले कुछ नहीं बनाते। मिडिल वाले थोड़े बहुत कोई प्रिंसिपल होंगे, जस्ट उसको कन्वे करने का काम करते हैं। यहाँ से प्रिंसिपल्स मिले हैं, हमें सारी चीज़ें समझाइए मिडिल वालों को, मिडिल वाले जाके नीचे समझाएंगे, बस उतना ही काम है। या फिर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अगर कुछ बनाना पड़े तो बनाएंगे, बाकी सारा काम जो बिजनेस में लार्ज स्केल पे वर्क करता है वो बनाएगा कौन? टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या? कौन किसके अकाउंटेबल होगा।
अकाउंटेबल मतलब किसके रेस्पॉन्सिबल होंगे, आप किसको अपना वर्क डन करके दोगे। तो देखो जो टॉप लेवल होता है वो भी होता है किसके, शेयर होल्डर्स के। सबसे ऊपर कौन है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कब आता है, साल में एक बार एजीएम होती है, जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है। तुमने एसपीसीसी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो अभी सुन लो। शेयर जो टॉप लेवल होता है वो कहाँ आता है, बिजनेस, ये कंपनीज की बात हो रही है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी किसको बताते हैं, शेयर होल्डर्स को, जो कंपनी के रियल मालिक है, ठीक है, जो कंपनी के रियल शेयर होल्डर्स हैं उनको बताएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कौन होगा, शेयर होल्डर्स, या फिर गवर्नमेंट क्रेडिटर्स, ये सब लोग कौन होते हैं, इनके अकाउंटेबल है टॉप लेवल, उनके अकॉर्डिंग वर्क होता है। उसके बाद सेकंड मिडिल लेवल किसके होंगे, टॉप लेवल के होंगे, और बॉटम लेवल किसको अपना काम देंगे, मिडिल लेवल को, ठीक है। तो टॉप वाले मिडिल को, मिडिल वाले टॉप को, टॉप वाले भी किसको देंगे, शेयर होल्डर्स को, ठीक है। उसके बाद है एट्थ डिसीजन। डिसीजन भी किसका, सबसे ज्यादा टॉप लेवल का ही डिसीजन वर्क करेगा, वही उसी के पास तो प्रोसेस, उसी के पास तो पावर है डिसीजन मेकिंग। ये हमने कहा पढ़ा था, नेचर ऑफ इंपॉर्टेंस में। नेचर ऑफ इंपॉर्टेंस में पढ़ा था, उसके बाद जो सेकंड था नेचर में भी पढ़ा था, इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा था, दोनों में था। उसके बाद खत्म, यहाँ 8 पॉइंट्स है। 8 पॉइंट्स वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, वापस से सुन लो, ठीक है। पहला मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा किसका होता है, बॉटम का, उससे ज़्यादा, उससे कम मिडिल का, और सबसे कम होता है टॉप का। सेकंड इंक्लूड्स। इंक्लूड्स में क्या, सबसे उसमें कौन होंगे, मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। और मिडिल लेवल में कौन होंगे, जो भी डिपार्टमेंटल के हेड्स है, डिपार्टमेंटल हेड्स मिडिल लेवल में। और सुपरवाइजर, सुपरमैन मतलब क्या है, सुपरवाइजर, जॉबर्स, फोरमैन, एम्प्लॉय, ये सारे किसमें, वो बॉटम लेवल में। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट वाले टॉप लेवल की, फिर उससे कम मिडिल की, फिर उससे कम बॉटम वाले की। नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स लेस नंबर, सबसे ऑनर सबसे कम होंगे, फिर उससे ज़्यादा मिडिल वाले, फिर सबसे ज़्यादा बॉटम वाले। कॉम्पिटेंसी, फर्स्ट जो टॉप लेवल होता है वो ऑलराउंडर होना चाहिए, जो मिडिल लेवल होता है वो स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, कि हाँ ये वर्क करे, इसका स्पेशलिस्ट है वो। स्पेशलिस्ट कोई भी होगा तो उसमें मिडिल लेवल में आएगा। और उसके बाद लास्ट में नॉलेज ऑफ वंस ओन डिपार्टमेंट, जो आपका डिपार्टमेंट है उतना ही नॉलेज रखो आप। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज कौन बनाएगा, टॉप लेवल बनाएगा, मिडिल वाला उसको कन्वे करेगा, और लास्ट वाला तो फॉलो करेगा। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसके अकाउंटेबल होते हैं, किसके रेस्पॉन्सिबल होते हो आप, शेयर होल्डर्स को। आपको किसको आंसर करना है, शेयर होल्डर्स को, जो साल में एक बार मीटिंग होती है, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें। और सेकंड होता है मिडिल लेवल, टॉप लेवल को बताता है, बॉटम लेवल मिडिल लेवल को बताएगा। एंड लास्ट डिसीजंस, डिसीजंस टेकन बाय मोर रिस्क, डिसीजन मेकिंग पावर होती है किसके पास, मैनेजमेंट के पास। तो सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, टॉप लेवल के पास, फिर उस मिडिल वालों के पास, फिर बॉटम, मतलब बॉटम के वालों के पास तो कुछ होता ही नहीं है। मैक्सिमम किसके पास होता है, फर्स्ट टॉप लेवल के पास ही होती है डिसीजन मेकिंग पावर। बस खत्म, इतना ही था।